भारती। सखी सहेली। सखी सहेली के मंच पर सभी श्रोता बहनों और सखा भाइयों को हृदय से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ मंच साझा कर रही हैं स्वप्निल। तो स्वप्निल, तुमको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आपको भी मंजरी नमस्कार, और हमारे सभी सुनने वाले साथियों को भी स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। तो देखो, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माता रानी की पूजा में सभी लगे हुए हैं, है ना। तो आज हम उनकी बात भी करेंगे थोड़ी सी, और इसके साथ ही आज के जो विषय हैं बिल्कुल उनकी बात कर ली जाए। तो आज है विश्व पशु दिवस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और स्वप्निल? हाँ, और इसके साथ ही साथ और विशेष जैसे विषय होते हैं, कुछ ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें जिनका हमको रोज़मर्रा के अपने उसमें ध्यान रखना चाहिए। वो उसमें आता है तंबाकू का निषेध। तो आज हम इसी तरह के एक अभियान की चर्चा करेंगे, तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान अभियान। साथ ही साथ सखी विशेष में महिला चित्रकार कुमुद शर्मा की बात होगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भाई क्या शादी के बाद महिलाओं की दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि दोस्त कहीं ना कहीं चले जाते हैं तो फिर वो गैप आ जाता है, तो कायम नहीं रह पाती और कुछ की दोस्ती बनी रहती है। बिल्कुल। तो हमारी जो सखिया श्रोताएं हैं स्वप्निल, तो वो अपनी ये बातें साझा करेंगे कि मतलब कि कैसे उनकी दोस्ती बनी रही। हाँ। आज जो दोस्त है आपकी पुरानी मिलते हैं तो क्या किस्से होते हैं, कुछ ऐसी बातें ऐसी बस हाँ अपनी अनुभव साझा करेंगे। और दोस्तों के संग जब मिलते हैं ना स्वप्निल, तो कुछ ना कुछ व्यंजन बन जाते हैं। तो बिल्कुल, कुछ खाने पीने की तो बात होती है, बिना खाए तो वो मतलब पार्टी जैसा बनेगा नहीं ना माहौल। बिल्कुल नहीं बनेगा। और चूंकि आज देखो नवरात्र है, तो नवरात्र में भी व्यंजन लोग घर में बना ही रहे हैं। तो आज कुछ हम लोग व्रत उपवास की चीजें बता देंगे बिल्कुल। और सखियां अगर हमें लिख के भेज देंगी ना प्यारी सी रेसिपी, तो और भी मजा आ जाएगा, है ना, पढ़ने में। बिल्कुल। और क्योंकि आज हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह करके हम लोग आराधना करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं विश्व पशु दिवस की। तो देखो, सबको जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। जब छोटे से होते हैं, पपी से होते हैं ना, डॉग के पपीज कितने प्यारे लगते हैं। किसी भी चीज हाँ, देखिए कोई भी जानवर। हाँ, पहले छोटा बच्चा अच्छा लगता है। छोटा बच्चा कितना ज्यादा प्यारा लगता है सभी का। धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनका वो वाला आकार भी बहुत अच्छा लगता है। तो पशु से सभी लोग प्यार करते, कोई ऐसा नहीं होगा जो पशु से प्यार ना करता हो। और विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक विश्व स्तर पर ये मनाया जाने वाला अभियान है जो हमारे जीवन में जानवरों पशुओं के महत्व पर प्रकाश डालता है, और जो घरों में पाले जाते हैं और जो जंगलों में रहते हैं उन सभी की सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण के लिए जागरूक करता है ये दिन। और कितनी प्रजातियां हैं स्वप्निल जो बिना संरक्षण के विलुप्त हो जाती है, तो उनके बचाव के लिए भी इस दिन प्रयास किए जाते हैं, सबको जागरूक किया जाता है। बिल्कुल, और यही इसका उद्देश्य भी है। और इसी वजह से, क्योंकि कई बार जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत कोई ऐसा नहीं होगा जिसे प्रेम नहीं हो पशुओं से, पर बहुत से ऐसे देखे भी जाते हैं। जैसे आप देखिए, सड़क पर निकलते हैं, रोड पर एक्सीडेंट हो जाना जानवरों का, पशुओं का, या क्रूरता पूर्वक उनको खाना नहीं देना, या कुछ समय के लिए घर पर पाले गए, लेकिन फिर कुछ समय बाद यदि आपकी व्यस्तताएं हैं या आप सक्षम नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। वो बेचारे भूखे हैं, कहीं पर भी सड़क पर, कहीं मतलब ये अव्यवस्थाएं होती हैं इस तरह की, और उनके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए असीसी के सेंट फ्रांसिस के जन्मदिन की याद में विश्व पशु दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, जो कि पशुओं से बेहद प्यार करते थे और उनके महान संरक्षक भी थे। तो 24 मार्च 1925 में जर्मनी के बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में हेनरिक जिमरन में पहली बार विश्व पशु दिवस का आयोजन किया गया था। हाँ, और इसका लक्ष्य था कि पशुओं के प्रति दयालुता, उपचार और जागरूकता को बढ़ाना था। और इसके अलावा उनके अधिकारों के प्रति भी समर्पित ये दिन था। पालतू पशु जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, भैंस आदि जो भी घर में घोड़े वगैरह लोग पालते हैं, हाँ। अपनी सवारी के लिए या वाहन के लिए उनसे काम लेते हैं, तो उनके स्वास्थ्य और खाने की व्यवस्था, उनके रहने का स्थान साफ सुथरा और हवादार रखना चाहिए, और उचित प्रकाश की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जहाँ पर जैसे गाय या भैंस बांधते हैं या डॉग्स के लिए आप घर बनाते हैं, तो उसको भी प्रतिदिन सफाई उनकी करनी चाहिए, स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ
की भी। और उसके साथ साथ जब वो मतलब बीमार आपको लग रहे हैं कुछ, तो तुरंत उनका ध्यान ज़रूरी है देना। उनको तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और जो टीकाकरण का एक तरीका होता है, डॉक्टर्स बताते हैं, ये सबसे आवश्यक तो वो समय समय पर उनके वो टीके भी लगवाने चाहिए, हर पशु के हिसाब से डॉक्टर बताते हैं, पशु चिकित्सक बताते हैं, तो वो भी करना चाहिए। और साथ में हम ये कह रहे थे, जब भी पशु को खाना देते हैं, आहार देते हैं, तो जिस जगह पे उसकी जो मतलब जैसे गाय है तो हौदी होती है, उसमें भूसा वगैरह लगा के सानी लगाते हैं, तो उसकी भी स्वच्छता रखनी चाहिए। इसी तरह पानी का जो होता है उनका बर्तन, उसके लिए भी थोड़ा उसको भी रोज साफ विशेष रूप से सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सिर्फ उनको पशु की तरह पशु मानकर, क्योंकि जीवात्मा तो वो भी है ना, तो उनके भी लिए उसी तरह से प्रयास करें जैसे हम अपने लिए स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। और हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं मंजरी जी कि पशु बेजुबान भले ही होते हैं पर वो समझते सब हैं। पशु कोई भी हो, प्रेम और नफरत दोनों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अगर हम उनसे प्रेम करें तो वो भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं और वो हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं, बशर्ते उनको सिर्फ पशु मानकर उनके साथ पशुता ना की जाए। मैंने जब से होश संभाला तब से अपने घर में माँ बाबूजी को गायों को पालते देखा है। पालना ना कहें, क्योंकि पालता तो ईश्वर है और उसमें ईश्वर हमें उनकी सेवा करने का माध्यम बनाता है। बचपन से ही माँ बाबूजी के साथ गायों की सेवा करते आ रहा हूँ। अगर आज माँ बाबूजी नहीं है पर मैंने अपने घर में गायों को रखना बंद नहीं किया। आज भी 2 गाय, 1 बछड़ी है। सुबह शाम उनकी व्यवस्था करके ही अपने अन्य कार्य करता हूँ। तो वही बहुत अच्छी मतलब ये बात आपने हमसे साझा करी है। और देखो, एक और संदेश में लिखते हैं कि विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका हमने अभी जिक्र किया। और इसका मुख्य उद्देश्य जानवरों के विषय में, उनके अधिकारों के विषय में लोगों को जागरूक करना है और ये जानवरों और हम इंसानों के बीच एक गहरे संबंध को भी दर्शाता है। मैं आज के दिन ये कहना चाहूँगी कि हम चाहे पालतू जानवर हों चाहे रोज़ के जानवर, उनका ख्याल रखें, उन्हें प्यार दें और उनकी इतनी देखभाल करें जितनी इंसानों की करते हैं। और वन को ना करते हुए इससे जंगली जानवर अपने वन से दूर ना रहें, यानी कि जो वनों में भी जानवर रहते हैं उनकी भी हम बराबर देखभाल करें। और इसी तरह अगला संदेश भी हम पढ़ देते हैं। स्वप्निल, मनुष्य और जानवर कई समानताएं साझा करते हैं, जिसमें भोजन, पानी और आश्रय की आवश्यकता, प्रजनन करने की क्षमता और भावनाओं को महसूस करने की क्षमता शामिल है। बिल्कुल। और एक बड़ा छोटा सा एक संदेश पढ़ के फिर एक गाना सुनाते, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे। लिखते हैं कि एक ने लिखा है कि चिंपांजी सबसे ज्यादा चतुर जानवर है। क्या बात है, बिल्कुल सही है। और जानवर बहुत समझदार भी बहुत होते हैं। आप जैसा सिखाएंगे वैसे ही सीखते हैं। हम लोग और चर्चा करेंगे। स्वप्निल, सखी सहेली के मंच पर एक बार फिर सबका स्वागत सभी का स्वागत है। हाँ। और हम बात कर रहे थे विश्व पशु दिवस के बारे में। तो हमारे एक साथी हैं, लिख रहे हैं कि सभी पशु हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे कि गाय, ऊंट, भैंसें और बकरी हमारे पशुधन हैं। बिल्ली, कुत्ते हमारे घर का संरक्षण करते हैं। जंगली जानवर हमारे वनों का संरक्षण करते हैं। बैल, घोड़े, ऊंट हमारे आवागमन के साधन है। फिर भी हम इन पालतू जानवरों को तकलीफ देते हैं, उन्हें मारते हैं। देखा जाए तो पशु समान व्यवहार हम स्वयं करते हैं और कोई भी पशु मनुष्य पे खुद होकर आक्रमण नहीं करता। उसे जब लगता है कि उसकी जान को खतरा है तभी वो प्रतिकार करता है। और ये बात इन्होंने मंजरी बहुत सही लिखी है। मतलब हम देखते हैं कि आप प्यार से बात करें तो चाहे वो गली मोहल्ले में घूम रहे कुत्ते बिल्ली हो या फिर और कोई जानवर हो, ये तो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि छेड़ो नहीं तो जबरदस्ती वो मतलब हाँ उनका एक व्यवहार सामान्य रहता है। पर अब यदि मनुष्य को ही मनुष्य परेशान करता है तो क्या वो जवाब नहीं देता? तो वो तो बेचारे मतलब एक तरीके से कहें कि बोलकर बता नहीं सकते ना हमारी भाषा में कि पीड़ा क्या हो रही है, तो उसका वो प्रतिकार करते हैं। हाँ, और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए स्वप्निल कि जब हम पशु से प्यार करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम कभी ऐसे चिड़ियाघर वगैरह में देखने जाते हैं तो वहाँ पर हर पिंजरे के बाहर लिखा रहता है कि आप हाथ मत लगाइए, बिल्कुल से परेशान मत करिए, ना उनको कुछ खाने को दीजिए। तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग वहाँ पे देने लग जाते हैं, खाना डालने लग जाते हैं, या कभी पिंजरे को हाथ से टच करने लग जाते हैं। तो फिर व्यवस्था गड़बड़ाएगी, पशु गुस्सा हो जाएगा, आप पर अटैक करेगा। हाँ, क्योंकि आपको उसके व्यवहार की आकस्मिक तरीके से बदलने की आपको पता नहीं है ना, जानकारी नहीं है, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें पता है, तो इसलिए मना किया जाता है।
बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह हमारे संदेश में और लिखते हैं कि विश्व पशु दिवस, जिसे कभी कभी विश्व पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और जैसे कि आज के दिन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया भर में पशु अधिकारों और कल्याण का जश्न मनाता है, और ये एक महत्वपूर्ण दिन है। और जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि इतने साल में, ये 1925 में ये मनाया जा रहा है, और जिसमें बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी जानवरों की अनावश्यक पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा में सुधार करके इसमें शामिल लोग जंगली और पाले गए जानवरों को विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व वाले संवेदनशील प्राणियों के रूप में पहचानने के लिए एक जगह बनाने में मदद कर रहे हैं। उनके पशु कल्याण प्रथाओं और उपचार में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए। बहुत सी अच्छी सी जानकारी सभी ने लिखकर भेजी है। तो वैसे तो आजकल हम सभी को देखते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, सभी लोग पशुओं के प्रेम के प्रति सजग हुए हैं, पर वहीं पर कुछ ज़्यादा सुविधाओं के लिए हम अपने रहन सहन को सही करने के लिए, सुविधाओं को बनाने के लिए जंगलों और वनों की कटाई कर रहे हैं। शहरीकरण विकास से इमारतों का लगातार निर्माण होता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, और उसकी वजह से प्रकृति बदलने लगी है। तो जंगलों में जिन पशुओं का स्वच्छंद घर हुआ करता था, उन्हें वृक्ष मिलते थे, फल, चारा, सब कुछ आसानी से उनको मिल जाता था, अब उन्हें मानव की छेड़छाड़ के वजह से उसमें अनुपलब्धता हो रही है, और इसकी वजह से उनके व्यवहार को हिंसक होते हुए देखा जा रहा है। जैसे अक्सर देखते हैं नहीं कि आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुआ घुस गया है, तो कहीं भेड़िया नजर आ रहा है, तो कहीं सियार नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें वो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, वास्तविक रूप से हमने उनकी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। तो ये कहना चाहिए क्रिया पे प्रतिक्रिया का नियम आ रहा है यहाँ पर। कहाँ जाएंगे जब हम उनके घर को हम नष्ट करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। और तभी अक्सर खबरों में ये सुनाई भी देता है, जैसे तुमने कहा है कि हिंसक पशु शहरों और गलियों मोहल्लों में देखे जाते हैं और आतंक मचाते हैं, और कुछ लोग उनका अवैध शिकार करके व्यापार करते हैं, जो कि बहुत गलत है, दुखद है ये चीज। हाँ, दुखद है, और जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। फिर भी लोग छुप छुप कर पशुओं की तस्करी से बाज नहीं आते हैं, और इन सभी से सुरक्षा संरक्षण के लिए एकजुट होने की अपील की जाती है। और पशुओं के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम उनका जीवन खतरे से बचाएं, और उनको रहने का, उनके हिसाब का खुला स्वतंत्र वातावरण उनके लिए बनाएं। जीवन उनका भी कीमती है, और वे मानव जीवन के लिए भी बहुत काम आते हैं, तो उनसे प्यार करना सीखें, है ना। और फिलहाल तो हम यही इस दिन के लिए उद्देश्य भी है इसी का। और तो स्वप्निल, आज हम लोग बात करने वाले हैं तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान। बिल्कुल बातें करने वाले हैं। और तंबाकू के इस्तेमाल कई तरह के गंभीर रोगों की होने की संभावना रहती है, सबको भी पता है, लेकिन ये बिल्कुल फिर भी लोग खाने से बाज नहीं आते, खाते हैं, शौक हो जाता है उनको। यहाँ तक कि कई बार लोग मरने की कगार तक पहुँच जाते हैं, जबकि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए, उस पर लिखा भी रहता है हानिकारक है। तो इन चीज़ों से अपने आप की दूरी बनाना शुरू कर दें। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप मन में ठान लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी ऐसी आदतों को आप छोड़ भी सकते हैं, संकल्प लें तो छोड़ सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो मंजरी, एक रिसर्च के आधार पर देश में करीबन 1.35 मिलियन लोगों की मौत हर साल तंबाकू की वजह से होती है, जो कि एक देखने में डरावना सा आंकड़ा है। बिल्कुल सही बात कहा तुमने स्वप्निल। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार देश भर में 13 से 15 साल के लगभग 8.5% स्कूली छात्र अलग अलग तरह से तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। और यही वजह है कि इसकी जो गंभीरता, क्योंकि उम्र का जो दायरा है वो बहुत कम, क्योंकि बड़े लोगों को तो देखा जाता है वो एक मतलब कहना चाहिए लोगों के उसमें इतना ज़्यादा हिट नहीं करता दिमाग पर, लेकिन छोटी उम्र के बच्चों को जब आप इस तरह से देखें, और अब तो अक्सर देखा जाता है महिलाएं भी मतलब आपको तंबाकू का सेवन तरह तरह के रूप में करती दिख जाएंगी। और स्वप्निल, देखा जाए तो जब बड़ों को खाते हुए बच्चे देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज आ जाती कि ये क्या खा रहे हैं। आप ये भी तो जो कहा आपने, बड़ों को खाते हुए, सिर्फ खाते हुए नहीं, जैसे मान लीजिए घर में होता है तो बड़ा है कोई, उसने बच्चे को पैसे देके बोला जाओ ये फला ये ले आओ,
उत्पाद उस तंबाकू का नाम बता करके ले आओ, और उसमें बच्चे को ये समझ में आया ये खाई जाने वाली चीज़ है, तो इसका कोई मतलब इसको बुरी बात नहीं है, तो वो दैनिक जीवन में कहना चाहिए कि वो वहीं से पुष्पित पल्लवित होना शुरू कर देती सही है। बात है। तो इसी गंभीरता को लेते हुए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंग के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए शिक्षा संस्थानों को तंबाकू रहित बनाने के लिए तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, और इसके तहत शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है, जो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी 31 मई 2024 से लागू हुआ है, और इसकी मदद से शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की कोशिश करनी है। जैसे शिक्षण संस्थान के परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र के चिन्ह साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लगवाना, मतलब ये तो एक सर्कुलर की तरह है कि नियमावली है, इसका आपको शिक्षण संस्थानों में इसको अप्लाई करना है, लगवाना ही लगवाना है। तो इसकी वजह से जो है थोड़ा बच्चों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ परिसर के अंदर सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े या तंबाकू गुटखा के पाउच या थूकने के निशान या ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिलने चाहिए, ऐसे निर्देशित किया गया है। तो लेकिन स्वप्निल, यहाँ पर ये जो बात अभी तुमने करी थूकने वाली, तो इसकी जो स्वच्छता की बात हम करने वाले इस विषय पर भी कि आप जब भी गुटखा खाते हैं, थूकते हैं, पाउच खा के इधर उधर फेंक देते हैं, या आपने पान खाया उसका पीक थूक दिया, पेपर इधर उधर फेंक देते हैं दीवारों पे, कभी कभी देखते हैं कि पौधों पर भी आप थूक देते हैं। बिल्कुल, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो इसकी स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और कई बार जब हम सार्वजनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं, तो चाहे आप शौचालय ले लीजिए या कोई भी जगह, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में तो अक्सर ही देखा जाता है कि बाथरूम में आपने वहीं पे थूक दिया है, सुपारी अटक गई, और जो उसके होल्स होते हैं उसमें पाउचेस फंस गए, तो फिर पानी बह नहीं रहा। तो वो स्वच्छता भी तो हमें ध्यान रखनी, क्योंकि हम सफर कर रहे हैं जिस ट्रेन से, आज हमने किया, हम चाहते हैं हमें साफ मिले, लेकिन हम ही गंदा करते तो आगे कैसा है। कहीं ना कहीं घूम फिर के मंजरी जी ये चक्र चलता है ना, तभी ना हमने किया तो किसी दूसरे को मिला, दूसरे ने किया तो हमें मिला। तो रोकना किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी। तो तभी हम दूसरे को भी रोक पाएंगे। तो स्वच्छता की बात जहाँ तक है, तो सब जगह पर हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी गंदगी नहीं फैलानी है। अगर आप किसी को करते हुए देखते हैं तो आप थोड़ा सा हिम्मत करके उसको प्यार से समझा सकते हैं कि भाई बात करनी जरूरी है, यहाँ पे मत थूकिए। और इसी तरह हम महिलाओं के बारे में भी कहते हैं कि वो ये जो चीज़ खाती हैं, तंबाकू वगैरह का सेवन करती हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपके स्वास्थ्य से बच्चे और परिवार पर असर आता है, या जो भाई लोग खाते हैं उनके भी स्वास्थ्य पर असर आता है, उससे पूरा परिवार अफेक्टेड होता है। तो ये चीज़ आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और कई बार तुमने देखा होगा कि सिगरेट पीते हुए रोड पर चले जा रहे हैं लड़के लड़कियां, जो भी हैं सब लोग ऐसे आधी जलती हुई छोड़ देते हैं, तो वो सुलगरी धुआं उठ रहा है। तो वो चीज़ तो बहुत ही गलत है। आप एक तो ना पिए, और अगर पी रहे हैं तो भाई किनारे बुझाकर डालिए, रोड पर क्यों डाल रहे हैं? नहीं, हमारा तो सुझाव यही है, हमारा निवेदन यही है कि ये ऐसी खतरनाक चीज है जो आपके साथ साथ आपके आसपास मौजूद लोगों पर भी, उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो इससे जितनी जल्दी हो सके, यदि आप इसमें लिप्त हैं या इसमें जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें इससे दूर जाने का। और जहाँ तक हम मंजरी जी शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा निर्देश की तरफ वापस लौटते हैं। तो शिक्षण संस्थानों के परिसर में तंबाकू से नुकसान के पोस्टर और अन्य जागरूकता की चीजों का प्रदर्शन करना भी अनिवार्य बोला गया है इस दिशा निर्देश के माध्यम से। और शिक्षा संस्थानों में लगभग हर 6 महीने में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण अभियान पर कोई गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ शिक्षण संस्थान के बाहर भी तंबाकू के नियंत्रण के लिए करीबन 100 गज के भीतर की दुकानों को चिन्हित करने का निर्देश है, और जिन पर तंबाकू या उससे संबंधित कोई उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक, वीडियो फिल्म के अलावा भी नागरिकों की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ध्यान रखना है, और स्वच्छता की बहुत ध्यान रखना है कि आपको हर जगह पर ये चीज़ें नहीं करनी है, फेंकनी नहीं है। और कोशिश करें, जैसे अभी तुमने कहा निवेदन है, तो छोड़ने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी खुश रहें, और हमारे शहर को, देश को भी स्वस्थ रखें। तो और आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला चित्रकार कुमुद शर्मा के बारे में।
कुमुद शर्मा बिहार की पहली महिला चित्रकार थी और आपका जन्म सन 1926 में पटना में हुआ। इंटरमीडिएट तक की उन्होंने शिक्षा ली और इसके बाद आगे वो शिक्षा कला के विषय में काम करना चाहती थी। लेकिन उस समय जो था वो महिला होने के कारण उनका चयन कला एवं शिल्प विद्यालय के प्राचार्य ने नहीं किया। तो उस समय की बड़ी विडंबना ही कहिए इसको कि महिलाओं की रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन कुमुद जी को ये बातें ज़िंदगी भर सालती भी रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल नहीं था। वो सोचते नहीं बस महिलाएं हैं तो वो घर का ही काम करें। हाँ, आगे बढ़ने के अवसर जो होते थे वो उसमें वो उन्हें मतलब पुरुष वर्ग आगे था तो आगे था। हाँ, तो इनको मौका नहीं दिया जाता था। तो स्वप्निल, हम हमारी कुमुद जी के जीवन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और हम लोग बात कर रहे थे कुमुद शर्मा जी के बारे में, और बात ये हो रही थी ना कि कुमुद जी को ये बात जिंदगी भर सालती रही कि उन्हें जगह नहीं मिली, उन्हें एडमिशन नहीं मिला उस विद्यालय में जी। और लेकिन कहते हैं कि कलाकार के मन की पीड़ा को वो कहीं ना कहीं वो उकेरी देता है, अपने अंदर की पीड़ा जब होती है, करने को नहीं मिलता है तो बेचैन हो जाता है। तो लगता है नहीं अब तो हम करके ही रहेंगे। और जब देखो स्वप्निल ऐसा ठान लेते तो सफलता मिलती ही मिलती है। बिल्कुल सही बात तो है। कुमुद जी की कला यात्रा पटना कलम और राजा रवि वर्मा के चित्रों की अनुकृतियों से शुरू हुई। पटना कलम चित्र शैली के अंतिम महत्वपूर्ण कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा से उन्होंने कला की बारीकियां सीखी और निपुणता हासिल की। रंगों से खेलना चित्रकार को बहुत भाता है और तभी कला निखर जाती है और निरंतर अपनी कल्पना शक्ति को रंगों के जरिए कैनवास पर बनाते रहते हैं, तभी कला में जीवंतता का आभास होता है। ये बहुत बिल्कुल सही सटीक बात है कि जब हम रंगों से खेलते हैं तो हमारा हाथ उतना ही खुलकर साफ होने लग जाता है, अच्छा बनाने लग जाते हैं एकदम। और इसमें जब इन्होंने सीखना शुरू किया उसके बाद उनका विवाह पंडित नलिन विलोचन शर्मा से हुआ। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल की थी और ससुराल में आकर उन्हें साहित्य जगत का माहौल मिला। एक बार नंदलाल बोस जब राजगीर आए तब वे कुमुद जी के घर रुके थे और वहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन पर बनाए लघु चित्रों से बेहद प्रभावित हुए। और जो कि उन्होंने बनाए थे कुमुद जी ने, नंदलाल बोस स्वयं का एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और साथ ही साथ जब साल इस तरह से चीज़ें बढ़ी, आगे जीवन आगे बढ़ा, साल 1961 थोड़ा सा दुखद रहा जब उनके पति का देहांत हुआ। वो बहुत गहरे सदमे में चली गई। कुछ समय गुजर जाने के बाद वो पुनः नियमित चित्रांकन में लगी थी। उनकी कला में महिला पात्र केंद्र में होती थी और महिलाओं पर किए गए अत्याचार, उपेक्षा, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महिलाओं के दुख दर्द को महसूस करके उन्होंने अपनी कला को उससे सजीव किया। और देखो एक संदेश में लिखते हैं कि उन्होंने भेजा है लिख करके संदेश कि देखो कि कुमुद शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। वे रत्नावली विद्या मंदिर की प्राचार्या थीं। उन्होंने बिहार की लोक गायिका वंदवासिनी देवी के गीतों पर आधारित बच्चों के नाटकों का मंचन किया और बाल रंगमंच, रेडियो नाटक लेखन एवं बाल नाटकों का निर्देशन भी किया। चाचा की तस्वीर और चोंच बहादुर जैसे बाल नाटकों का सफल मंचन करने वाली कुमुद शर्मा की कला वार्ता समय समय पर आकाशवाणी से प्रसारित होती रही। बिल्कुल, ये उपलब्धियां उनके जीवन में लगातार रहती रही हैं और इसके साथ ही वो अखिल भारतीय महिला परिषद की सचिव के रूप में महिलाओं की समस्याओं के लिए आजीवन पर्यंत संघर्षशील भी रहीं। 1966 में नई दिल्ली की आर्ट गैलरी में आपके चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगी थी। इसके बाद 1968, 71, 1974, 1979 और 1993 में भी दिल्ली में ही अलग अलग गैलरियों में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। साथ ही मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में उनकी प्रदर्शनी सन 1971 में लगी। उनके अनेक एकल और सामूहिक प्रदर्शनियों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। नेपाल में भी उनकी चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है। सम्मान में उनके कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहा है। और 1991 और 93 में अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता से सम्मानित हुई और युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करती रहीं। जगत सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे पटना की पहली व्यावसायिक कला दीर्घा कहा जाता है। और उन्होंने स्टूडियो की सुविधा दिलाई, राज्य कला का माहौल अच्छा बनाने के लिए लगातार कार्य किया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहचान बनाई। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि हालांकि ये सच है कि जब हम सिंगल होते हैं तो हमारे पास बहुत समय होता है और कोई रोक टोक भी नहीं होती है। और इस तरह से उन्होंने अपनी बात लिखी है, लेकिन ये दूसरे उसके है संदेश के लिए है, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। और इस तरह से कि जब उन्होंने आगे जो किया चित्रकला में, तो ऐसी चीज़ है स्वप्निल
कि उसका कहीं भी अंत नहीं है। कला आप कह लीजिए मंजरी जी, किसी भी क्षेत्र की कला की बात यदि करें तो एक असीमित आकाश है, अनंत है जिसको बोलते हैं। आप अपने विचारों से, अपनी कल्पना से नित नई चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं, नित नए अध्याय, नए सोपान उसमें गढ़ सकते हैं। और हमारी जो कुमुद शर्मा जी हैं, उन्होंने यही किया। हाँ, इन्होंने यही किया और उनके चित्रों को देखकर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो क्योंकि ऐसी हस्तियां जो होती हैं, हाँ, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत ही होती हैं। बिल्कुल। देखो भाई, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, लेकिन कभी भी अपनी सखियों को नहीं भूलना है ना, नहीं, साथ नहीं छोड़ना है और किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे से जुड़े रहना है। और वैसे तो मंजरी अब आजकल कितना आसान हो गया है ना, बिल्कुल जुड़े सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे फोन से जुड़े रहते हैं। पहले तो अपने लिए बताओ का जमाना था, पूछ लेते थोड़ा सा कि ये बताओ कि तुम सपने अपने देखती हो सखियों के साथ के कि नहीं? एकदम, बहुत याद भी आती है। जब से थोड़ा दूरी बढ़ गई तो और ज्यादा आता है। लेकिन स्वप्निल तुम्हारा सब नाम ही ऐसा है लगाते, मैंने सोचा शायद बोल स्वप्नों में ही जुड़े रहते हैं। स्वप्नों में नील रहते हैं। ये बात सही कहते हैं। तो चलो देखो, दोस्ती जो होती है ना, वो स्वप्निल झरनों की तरह अटखेलिया करती है और बचपन से लेकर युवा होने तक और स्कूल कॉलेज के से निकलकर नौकरी करने तक कायम रहती है। और इसी दौरान ना जाने कितनी सारी दोस्तें बनते हैं, कितने दोस्त मिलती हैं, बिछड़ते हैं। और दोस्ती देखो वहाँ चलती है जहाँ मन से मन मिलता है, विचारों से विचार मिलते हैं और दिल से दिल मिलते हैं, जैसे हम लोग की चल रही है दोस्ती, है ना? एकदम। और जब मन में किसी तरह का द्वेष, न स्वार्थ है, न अहंकार है, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं है अगर किसी भी तरह की, तो फिर आपकी दोस्ती वो बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन शादी के बाद महिलाओं की दोस्ती बनी रहती है। क्या दिक्कतें आती हैं, इस विषय पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, हम सोच भी रहे हैं और बड़ी देर से सोच रहे थे। तो हाँ, हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है कि शादी के बाद भी हमारी दोस्ती बनी हुई है। स्कूल की एक सहेली जिससे आज भी फ़ोन पर बात होती है और मिलने का समय मिलता है तो दोनों पूरी कोशिश करते हैं मिलने की। शादी के बाद कुछ समय के लिए दोस्ती में दूरी बनी रही, उसके लिए कुछ व्यस्तता थी, पर उसने पूरी कोशिश करके मेरा फ़ोन नंबर ले ही लिया। फिर क्या था, बातों का सिलसिला चल पड़ा। क्या बता, जब बातों का सिलसिला चल पड़ा है तो अगला हमारा जो संदेश है वो क्या कहता है, देख लेते हैं जरा, है ना? शादी के बाद महिलाओं की दोस्ती, ये महिला की दोस्ती या महिला पुरुष की दोस्ती। महिलाओं की दोस्ती अगर शादी के पहले की दोस्ती है तो एक शहर में तब तो थोड़ा बहुत दोस्ती, अगर एक शहर में है तब तो थोड़ा बहुत दोस्ती निभ जाती है। पहले चिट्ठी पत्री का ज़माना था, फ़ोन भी बहुत महंगा था, तो बहुत ही कम दोस्ती का सिलसिला चलता था। अब तो स्मार्टफोन के ज़रिए दुनिया के किसी कोने में भी रहें, फेसबुक व्हाट्सएप वाली दोस्ती तो खूब निभ रही है, चाहे वो किसी से भी हो। दोस्ती में थोड़ा बहुत क्लेश भी होता है, दोस्ती एक मर्यादित दायरे में हो तो किसी से भी निभ जाती है। दोस्त से अगर आप अपने अच्छाइयों को सुनना चाहते हैं तो अपनी कुछ खामियों को भी दोस्त से सुनने की हिम्मत रखिए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत पते की बात इन्होंने कही है, क्योंकि दोस्ती में ना कहते हैं कि ये एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्ती का जिसमें किसी भी प्रकार का छिपाव दुराव नहीं होता है ना। हमेशा अच्छा ही थोड़ी ना, वो आपका दोस्त क्या मतलब, बिल्कुल, मतलब ये सोचो कि मेरी बस तारीफ ही होता है। हाँ, ऐसा नहीं है। आलोचना, खामियां भी सुनिए। लिखते हैं कि अपनी कुछ खामियां भी दोस्तों से सुनने की हिम्मत रखिए। दोस्त ही हैं जो पीठ पीछे आपकी गुणगान करेंगे और मुंह पर आपकी खामोशियों का उजागर। खामियां आपकी मुंह पे बताएंगे और पीठ पीछे हमेशा तारीफ करते पाए जाते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। बिल्कुल। और शादी के बाद महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। महिलाओं के लिए उनका घर परिवार सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाते हैं। पति और परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियां निभाने में कई बार अच्छे दोस्तों से संपर्क टूट जाता है। बिल्कुल, और इसकी वजह से ही महिलाओं को बाद में फिर थोड़ा सा अकेला सा महसूस होता है ना। और ये तो मतलब शादी के तुरंत बाद की बात है। फिर अगर यदि माँ बनने के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं तो इस बीच दोस्तों के से बातचीत के लिए भी टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों से कनेक्टेड नहीं रहने पर बहुत सी महिलाएं खुद को कमज़ोर महसूस करती हैं और अपनी परेशानियों से अकेले जूझते हुए कई दफ़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये बहुत सही बात इन्होंने कही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में भी अगर हम सोचें तो ये हुआ ना, जब दायरा बदला और शहर बदला खास तौर पर, और दोस्तों से वाकई दूरी बनी तो
कुछ वक्त तक हमें भी ये जो कहना चाहिए ना कि ऐसा अवसाद सी भावना का बहुत लगने लगा था कि अरे कहाँ आ गए, किससे मतलब बात करें, किससे मन की बात करें। और कई बार ये होता है स्वप्निल कि जब हम जो हमारे स्कूल कॉलेज के समय की दोस्त होती हैं, हाँ। तो जब हम मायके जाते हैं शादी के बाद, उस समय तो मिलना हो जाता है, लेकिन जब बाद में जाने लगते हैं तो पता चलता है उनकी दूसरी जगह शादी हो गई बिल्कुल, है, बिल्कुल। उनका शहर का पता नहीं, एड्रेस का पता नहीं, शहर पता चल गया तो पते का पता नहीं। हाँ। उस समय तो फोन भी नहीं होते। आजकल तो कितनी सुविधा है कि सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो वो दिन अलग थे, लेकिन आज के समय में तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो क्या तुमने कभी अपनी ऐसी फ्रेंड को ढूंढा सोशल मीडिया से? अरे हमारे साथ तो बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ था। मतलब अचानक से एक पुरानी दोस्त का, उसने कहाँ से नंबर पाया नहीं पता, शायद फेसबुक के माध्यम से पाया होगा, तो वहाँ से निकाला और फिर उसने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप पे सब लोगों को जोड़ा, हमारे पूरे बैच को जोड़ा और उसके बाद से हमारी बातचीत, मतलब एक तरीके से कहिए हम लोग उसके आभारी हैं और आज भी उसको विशेष रूप से धन्यवाद बोलते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि हम सबको इकट्ठा कर लिया एक बार। और देखो हमने भी ऐसे ही अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्त का नाम याद था, उसके बेटे की मुझे बड़े की शक्ल एक बार फोटो देखी थी, तो मैंने उसके बेटे के थ्रू उसको ढूंढ लिया। तो आप भी कोशिश करके अपनी दोस्तों को ऐसे पुरानी दोस्ती को वापस, हाँ। और देखो हमारे जो छोटा भाई सखियां जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे दोस्त, वो भी हमारे साथ कितने अच्छे संदेश प्यारे प्यारे भेज रहे हैं। तो उसमें से एक संदेश और उठा लेते हैं, पढ़ते हैं कि लिखते हैं कि हालांकि ये सच है कि जब हम सिंगल होते हैं तो हमारे पास बहुत समय होता है और कोई रोक टोक भी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही शादी होती है तब सब उसके बाद उलट हो जाता है। ऐसे में बार बार आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आए बदलाव और वो नहीं आपका नया परिवार आपकी प्राथमिकता है, ये ना बोलती रहें, इससे रिश्ते बिगड़ने का डर रहता है। बिल्कुल। हाँ, अगर अपनी प्राथमिकताओं को हम ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर दोस्ती ज़्यादा दिन तक तो चलेगी नहीं। और ये तो देखिए सभी के पास काम होता है ना इस तरह से, तो हर एक व्यक्ति व्यस्त है और आपको समय निकालना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं तो। तो सखी आज मनवा खिले हैं ना? बिल्कुल, फूल ही खिले हैं मन में। और हमारे तो एक व्यंजन बना दो। व्यंजन बनाने से पहले हम देख लेते हैं, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है क्या शादी के बाद महिलाओं की दोस्ती बनी रहती है? तो उन्होंने इतने आश्चर्यजनक मतलब शब्दों में पूछा है कि भाई दोस्ती तो आपसी निर्वहन की अपेक्षा रखती है और जो चाहे वो सदैव ही इस निर्वहन की कसौटी पर खरा उतर सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में तो यह और भी ज़्यादा सहज और सरल है। इसमें शादी बाधा नहीं, अपितु राधा की तरह नए दोस्तों से मुलाकात का एक अवसर भी भर ही है। फिर आजकल तो इंटरनेट युग में दूरियां कोई विशेष मायने रखती कहाँ है। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही। यही हम बातचीत भी कर रहे हैं कि मतलब अब आजकल तो सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं, डिजिटल युग है, तो तरह तरह से हम लोग जुड़ सकते हैं और अपनी जो पुरानी दोस्तें हैं उनके साथ जुड़े, उनके साथ पिकनिक मनाएं, क्योंकि वो विशेष तरीके की ऊर्जा आपके अंदर संचार होती है उस तरह से। अब देखो ऊर्जा तुम भरो, एक व्यंजन कुछ खिला पिला दीजिए, बहुत देर से बात हो रही है। तो देखो हमारी एक सखी ने लिखा है कच्चे केले और शकरकंद की टिक्की। हाँ। तो लिखती है कि कच्चे केले और शकरकंद को उबाल कर मसल ले और आप धनिया की पत्ती अगर व्रत में खाते हैं तो हरी मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर मिलाकर इसको मिक्स कर लें। और आपके पास अगर सिंघाड़े या राजगिरी या अरारोट का आटा है वो भी आप 1-2 चम्मच इसमें मिला सकते हैं। हाँ, इन्होंने अरारोट का भी लिखा है। तो लेकिन कई लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं अरारोट व्रत में खाने वाली चीज़ है, तो ये आप मतलब देख सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो साबूदाने का आटा बनाकर या मखाने का आटा बनाकर उनको हल्का सा रोस्ट करके और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उनको चलनी से चाल लीजिए, तो वो भी आटे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको भी मिला करके 1-2 चम्मच मिला लें, फिर नॉन स्टिक पर थोड़ा सा घी डालकर उसे धीमी आंच पर कुरकुरा सा सेक लें। और इसे आप दही, भुनी मूंगफली का पाउडर, भुना जीरा मिर्ची फेंट कर डिप बना लें, उसके साथ भी खा सकते हैं। या फिर अगर आपको पसंद है हरी धनिया की चटनी, तीखी चटपटी, वो आप खाएं। और अगर आपको इसमें आलू या उबले हुए या मतलब आलू की जगह पर उबली अरबी भी मिलाई जा सकती है। और कुछ लोग कच्ची सब्जियां जैसे मिला लेते हैं, ऐसे में तो लौकी, टमाटर ये भी मिलाया जा सकता है, वो भी मिला सकते हैं। तो बड़ी प्यारी सी इन्होंने रेसिपी लिखकर भेजी है, सच मन कर गया खाने का। अब तुम बनाना, तुम लोग खा लेंगे। बिल्कुल। तो एक रेसिपी सेब की हलवा बना लेते हैं। हाँ हाँ। तो बस सेब को छीलना है, धोना है, छीलना है और कद्दूकस से कसना है। पैन में घी डालना है, देसी घी, और उससे अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसमें इलायची पाउडर डाल देना है, चीनी डाल देनी, थोड़ा सा मावा और ड्राई फ्रूट। जब ये आपका थिक हो जाए तो आप सेब के हलवे को निकाल कर खा सकते हैं मजे से। बिल्कुल, क्या बात है। तो स्वप्निल, प्रोग्राम खत्म होने की अब अनुमति लेते हैं सभी से। तो सभी को मंजरी वर्मा और स्वप्निल श्रीवास्तव का नमस्कार।
प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। विविध भारती